हेलो बच्चों, तो वर्क एनर्जी पावर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बच्चों? इसका स्टेटमेंट है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस on any system, work done by all the forces on any system is equal to change in its kinetic energy, change in its kinetic energy, है ना। तो बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का जो वर्क डन होगा वो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। तो वर्क डन किसका? कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हो या नॉन कंजर्वेटिव का हो, है ना। यह आ जाएगा बच्चे के फाइनल माइनस के इनिशियल, है ना। ये होता है बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम। दूसरा होता है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये स्पेशल केस में लगता है। अगर मान लो सिस्टम पर या ऑब्जेक्ट पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करते हैं तो बच्चों देखो पहला वाला तो हर जगह वैलिड है, दूसरा वाला वैलिड है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में, है ना। तो इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी of the object will remain constant, that is conserved। ठीक है। अब बच्चों मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो U इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल्स टू U फाइनल प्लस के फाइनल, है ना। या इसको तरफ ले जाओगे तो क्या हो सकता है बच्चों? डेल्टा U प्लस डेल्टा के क्या होना चाहिए? 0। या आगे क्या बढ़ा सकते हैं हम? जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बट ये वैलिडिटी इसकी कंजर्वेटिव फोर्स तक ही है। ठीक है। अब जिन बच्चों को बच्चे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं पता हैं उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं बच्चों? वो फोर्स जिनमें जो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ थ्रू विच द ऑब्जेक्ट इज टेकन। एक ऑब्जेक्ट को आप एक जगह से दूसरी जगह ले गए तो कितने भी तरीकों से, कितनी भी रास्तों से आप ले जाओ, जैसे मान लो यहां से बच्चों यहां तक ले गए, ए से बी तक, पहला पाथ है ना। दूसरा पाथ आप सीधा ले गए, तीसरा पाथ आप ऐसे ले गए, है ना। यहां पे वर्क डन W1 है, यहां W2 है, यहां W3 है। तो बच्चे अगर मान लो आप ऑब्जेक्ट को ए से बी तक ले गए 3 अलग अलग रास्तों से, तब भी बच्चों वर्क डन होगा सेम, है ना। तो
कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनमें जो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट है वो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, किस पाथ से ऑब्जेक्ट को लेगा इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस दोज फोर्सेस इन विच वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट does not depend on the path, ठीक है, through which object is displaced, है ना। it depends only on its final and initial position, ठीक है। तो बच्चों पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, क्लियर। इसमें बच्चों काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, है ना। सो नो मैकेनिकल एनर्जी will be dissipated, मतलब वेस्ट नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल देता हूं मैं, है ना, इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, एटसेट्रा, ठीक है। तो जितने टाइप की भी आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं वो सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसके बाद करते हैं बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं बच्चों जिनमें जो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट है वो पाथ पे डिपेंड करता है। आप कोई अलग पाथ फॉलो कराएंगे ऑब्जेक्ट के लिए तो वर्क डन डिफरेंट हो जाता है ना। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ। दोज फोर्सेस फॉर विच वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द पाथ, है ना। सम एनर्जी इज डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ हीट। बच्चे इसमें क्या होता है, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। तो एग्जाम्पल है जैसे बच्चों विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स, है ना, और फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, एटसेट्रा, ठीक है। तो बच्चों ये सारे फोर्स कौन से होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, है ना। इनमें एनर्जी वेस्ट हो जाती है कुछ, तो मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट रिमेन कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है। ये है बच्चे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का।
अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर हम देखें स्प्रिंग फोर्स है ना, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब बच्चों मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, किसी इंस्टेंट पर इसमें एलोंगेशन नेचुरल लेंथ से x है, तो बच्चे आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा होगा इस पे, है ना, तो उतना ही F स्प्रिंग भी आ जाएगा। अब क्या किया, इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेस कराया, कितना, dx और करा दिया, तो बच्चों जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आया, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, देखो एलोंगेशन क्या है, राइट साइड, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड, है ना, तो या तो हम लिख दें F एक्सटर्नल डॉट dx, है ना, या लिखे माइनस ऑफ F स्प्रिंग इंटू dx। क्लियर। अब बच्चे यहां पर आ जाएगा माइनस F स्प्रिंग की वैल्यू आ गई माइनस kx dx, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो x1 से लेके x2 तक आपने पोजीशन चेंज की, तो दिस विल बी टोटल वर्क डन। क्लियर। तो यहां पर देखो बच्चों एक चीज और आपको देखना है कि अच्छा हाँ, एक माइनस हम ऑलरेडी ले चुके हैं बच्चों, है ना, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, तो वर्क डन आ जाएगा कितना, kx² विद माइनस साइन, x1 से लेके x2 तक कर लो, अगर आप इसको 0 कर दो, इसको x कर दो, तो स्प्रिंग का वर्क डन निकाल रहे हैं, तो आएगा माइनस हाफ k x2² माइनस, है ना, तो बच्चों स्प्रिंग फोर्स ने क्या किया, नेगेटिव वर्क किया, यहां मैं x1 0 रख दिया हूं और x2 x, तो सिंपल सी बात है, एलोंगेशन हो रहा है, स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो बच्चों यहां पर स्प्रिंग फोर्स ने नेगेटिव वर्क इसलिए किया है क्योंकि जो चेंज इन लेंथ है वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स है। अब ध्यान रखना, अगर मान लो जो स्प्रिंग है वो अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, नेचुरल लेंथ की तरफ, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन में है, देन वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर नेचुरल लेंथ से अलग हो रहा है, मतलब या तो एलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो, तो बच्चों उस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहां लिख लेना, if spring is stretched or compressed initially and it is brought to its natural length, that is relaxed position, है ना, then work done by spring force will be positive, otherwise it will be negative, है ना।
अब आपको देखना है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। ठीक है बच्चों, जो भी एक्सटर्नल फोर्स होता है स्प्रिंग पर वो उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है ना। तो देखो इफ चेंज इन लेंथ ऑफ a spring with spring constant K is x, then its potential energy will be u इक्वस टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि x उस इंस्टेंट पे चेंज इन लेंथ है। तो अगर हम डेल्टा u देखें तो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो आएगा हाफ के x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का। दिस विल बी चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो बच्चों ये पैराबोलिक ग्राफ बनता है लाइक दिस। ठीक है, x वर्सेस u का ये ग्राफ होगा। अब इसके क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगर एक हमारे पास स्प्रिंग है और इसमें एक ब्लॉक बंधा हुआ है, एक रस्सी साथ में बंधी हुई है ना। क्वेश्चन है इफ इनिशियली स्प्रिंग is in its natural length, है ना। find the maximum elongation in the spring। ठीक है, if string is suddenly cut। ठीक है, तो बच्चों अब जब स्ट्रिंग कट कर देंगे हम, अगर ये कट कर दिया है ना, स्ट्रिंग कट कर दिया, तो देखो इनिशियली ये पोजीशन थी। ठीक है, स्ट्रिंग कट करने के बाद ये एलोंगेट हुआ यहां तक और किसी इंस्टेंट पे जाके वो रुक जाता है, फिर वापस आता है ना। तो बच्चों ये जो पोजीशन में चेंज हुआ ये है एक्स मैक्सिमम। क्लियर। तो यहां पे बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है ब्लॉक, क्योंकि इस टाइम पर के एक्स की वैल्यू बड़ी हो जाती है एम जी से। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो भी हो जाएगा, और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएं तब भी हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसलिए हो जाएगा क्योंकि स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ही कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं लगा रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। है ना, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों पहले भी रेस्ट पे था और फाइनली भी इंस्टेंटली रेस्ट पे आ गया, तो ये दोनों तो हो गए जीरो। अब स्प्रिंग फोर्स ऊपर लग रहा होगा तो इसका वर्क हुआ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर
ठीक है, और mg नीचे लग रहा है तो इसका वर्क हुआ पॉजिटिव, mg x मैक्सिमम। तो बच्चों ये हो जाएगा कि x मैक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 2mg x मैक्स, है ना। तो एक ये कट जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x आ गया 2mg अपॉन k। ये होगा बच्चों मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों। If work done in elongating a spring to length 5 सेंटीमीटर, है ना, is 20 जूल, है ना, what will be extra work done in increasing length up to 10 सेंटीमीटर, है ना। तो बच्चों हम देखते हैं, पहले तो ऐसा करते हैं, देखो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वही एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर होता है। तो यू इनिशियल जो हुआ हाफ के x1 स्क्वायर हो गया और यू फाइनल हुआ हाफ के x2 स्क्वायर, है ना। तो अगर बच्चों हम इसका रेशियो निकाल दें तो यू इनिशियल अपॉन यू फाइनल इक्वल्स टू ये के कट जाएगा x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देगा हमें यू इनिशियल है 5 जूल और 20 जूल अपॉन यू फाइनल, ये हो जाएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी नहीं, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 टाइम्स ऑफ यू इनिशियल आया बच्चे, तो यू फाइनल आ गया कितना 80 जूल, है ना। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई स्प्रिंग की। तो एक्स्ट्रा वर्क डन यू फाइनल माइनस, तो आ गया 80 माइनस दैट इज 60 जूल वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे स्प्रिंग ब्लॉक के कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व किया। इसके आगे बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।